आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था कालूगणी ने पुस्तक भंडार को समृद्ध बनाने के लिए क्या किया, कालूगणी के शासनकाल में कला का विकास कैसे हुआ, संघ ने कालूगणी के शासनकाल में लिपि कौशल में किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, कालूगणी के बारे में क्यों कहा जाता है कि वे वज्र भी हैं कुसुम भी हैं। जब माताजी साध्वी छोंगा जी ने सिफारिश की तब कालूगणी ने क्या उत्तर दिया। अब आगे तेरा पंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी, भाग 5 संस्कृत विद्या का वट वृक्ष, फलोदगम तक। तेरापंथ में पहले पहल जयाचार्य ने संस्कृत का अध्ययन किया। उसकी तुलना बीजावपन के कार्य से की जा सकती है। मघवागणी को उसे अंकुरित करने का श्रेय प्राप्त है। उसे बढ़ाने, नाना दिशाओं में फैलाकर शतशाखी बनाने तथा पुष्पित और फलित बनाने का समस्त श्रेय एकमात्र कालूगणी को ही दिया जा सकता है। यद्यपि इससे बीजावपन तथा अंकुरित करने की क्रिया का महत्व कम नहीं हो जाता, फिर भी उसे परिपूर्ण वृक्ष बनाने तथा फलोद्गम की स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत लंबी और श्रमसाध्य होती है। यह भी भुलाया नहीं जा सकता। कालूगणी ने इस श्रम साध्य कार्य को बड़े धैर्य के साथ संपन्न किया। तेरापंथ को विद्या के क्षेत्र में आज जो सुफल प्राप्त हो रहे हैं, उनमें जयाचार्य की दूरदृष्टि, मघवागणी की सत प्रेरणा और कालूगणी की सतत श्रमशीलता का समन्वित रूप से कारणभूत है। अध्ययन की कठिनाइयां। जयाचार्य धर्मसंघ के प्रथम संस्कृत पाठी थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी मघवा को संस्कृत का यथेष्ट अध्ययन करवाया। वे तेरापंथ में संस्कृत के प्रथम पंडित कहलाए। मघवागणी ने भी विद्या की उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहा। उन्होंने उस कार्य के लिए अपने शिष्य बालमुनि कालू को चुना। वे उन्हें प्रारंभिक अध्ययन ही करवा रहे थे कि शरीर शांत हो गया। मुनि कालू यद्यपि अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और तीव्र बुद्धि के कारण संस्कृत विद्या के लिए सर्वथा उपयुक्त पात्र थे, परंतु मार्गदर्शक के अभाव में आगे बढ़ पाना कठिन हो गया। फलतः एक बार के लिए उन्हें अपना अध्ययन बंद कर देना पड़ा। उस समय की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि तेरापंथ के लिए संस्कृत का अध्ययन सहज साध्य कार्य नहीं था। उसमें अनेक कठिनाइयां थी। प्रथम कठिनाई तो यह थी कि संघ में उस समय कोई मुनि ऐसा नहीं था जो संस्कृत का अध्यापन कराने की क्षमता रखता हो। दूसरी कठिनाई थी कि ब्राह्मण पंडित जैन मुनि को संस्कृत पढ़ाने से कतराते थे। वे उसे शत्रु के हाथ में तलवार देने जैसा आत्मघाती कार्य मानते थे। तीसरी कठिनाई थी अर्थदान के विनिमय में विद्या ग्रहण का वर्जन। उपयुक्त कठिनाइयों के सम्मुख सामान्य अध्यवसाय वाले छात्रों का डट रह पाना संभव नहीं था। केवल अपने बलबूते पर पल्लवग्राही ज्ञान की संभावना भी कम रहती है, तब गंभीर ज्ञान की तो कल्पना भी कैसे की जा सकती है। यही कारण था कि अधिकांश साधु संस्कृत पढ़ना प्रारंभ ही नहीं करते थे। कोई प्रारंभ कर देता तो मार्गदर्शक के अभाव में जैसे पथिक जंगल में भटक रह जाता है, वैसे ही व्याकरणगत नियमों में भटक जाते और अंततः ऊब कर आगे के लिए उस क्रम को बंद कर देते। कालूगणी जैसा कोई स्थिर योग और दृढ़ संकल्प व्यक्ति ही उस असहज स्थिति में धैर्य बनाए रखकर पार हो सकता था। आगमों की कुंजी। कालूगणी को बाल्यावस्था में मघवागणी ने जो बीज मंत्र दिया, वह उनके मानस में दृढ़ता से जमा हुआ था। उन्होंने उसे कभी विस्मृत नहीं होने दिया। अध्ययन करवाते समय अनेक बार मघवागणी फरमाया करते, संस्कृत भाषा जैन आगमों की कुंजी है। आगमों का गंभीर ज्ञान करना हो, उसे संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हमारे आगम प्राकृत भाषा में हैं,
परंतु उनकी टीकाएं संस्कृत में हैं। संस्कृतज्ञ बनोगे तो तुम्हारे लिए आगम रहस्यों के ताले सहज ही खुलते चले जाएंगे। उक्त प्रेरणा ने बाल्यकाल से ही कालूगणी के मन में संस्कृत अध्ययन के प्रति इतने प्रबल संस्कार बद्धमूल कर दिए कि परिस्थिति का कोई भी वात्य चक्र उन्हें हिला नहीं सका। यद्यपि वे अपने उस अध्ययन क्रम में सातत्य नहीं रख पाए, फिर भी मानसिक लगाव में कोई कमी नहीं आने दी। आकांक्षा की लो। कालूगणी प्रारंभ से ही एक क्रियाशील व्यक्ति थे। क्रियाशीलता गतिशीलता का ही दूसरा नाम है। वह कभी अवरुद्ध नहीं होती। जल के प्रवाह को एक ओर से रोका जाए तो वह दूसरी ओर अपना मार्ग बना लेता है। मुनि अवस्था में कालूगणी ने भी अपना वही क्रम बना रखा था। संस्कृत अध्ययन का मार्ग अवरुद्ध देखते तब अपनी क्रियाशीलता का मुख आगम अध्ययन की ओर मोड़ देते। मघवा गणी के दिवंगत होते ही संस्कृत अध्ययन का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। मुनि कालू ने वह अनेक वर्षों का समय आगम मंथन में लगाया। उनके उस अध्ययन के आधार ग्रंथ थे मूल आगम, गुजराती भाषा में उनके स्तब्धकार, टब्बा तथा आगम पर आधारित स्वामी जी और जयाचार्य द्वारा लिखित राजस्थानी ग्रंथ। उस समय किया गया वह आगम मंथन एक प्रकार से समुद्र मंथन ही था। उससे उपलब्ध ज्ञान रत्नों ने उनके व्यक्तित्व में एक नया निखार ला दिया। इतने पर भी संस्कृत टीकाओं द्वारा जो प्राप्य हो सकता था उसका स्थान तो अनेक वर्षों तक रिक्त ही रहा। इसलिए उसे पूर्ण करने की आकांक्षा की लौ को उन्होंने कभी मंद नहीं होने दिया। प्रेरक श्लोक। संवत 1960 में डालगणी का बिदासन में पदार्पण हुआ। वहां की अधिपति ठाकुर हुकुम सिंह जी संस्कृत के अध्ययन में रुचि रखते थे। उन्होंने डालगणी के पास संस्कृत का एक श्लोक भेजा। वह अशुद्ध था। ठाकुर साहब को उसके शुद्ध रूप और अर्थ की जिज्ञासा थी। प्रेषित श्लोक इस प्रकार था। डालगणी ने उस संस्कृत श्लोक का अर्थ करने के लिए मुनि कालू को दिया। उस समय संस्कृत का यत्किंचित अभ्यास करने वाले वे ही थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया परंतु अर्थ ध्यान में नहीं आया। उक्त घटना ने मुनि कालू के मन में एक उथल पुथल मचा दी। एक साधारण से संस्कृत श्लोक का अर्थ न बता सकने के कारण उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह श्लोक उनके लिए प्रेरक बन गया। उसके एक ही झटके ने मघवा गणी द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं के सुप्त प्राय संस्कारों का पुनः जागरण कर दिया। उनके मानसिक संकल्प के सभी तार एक साथ झनझना उठे। उन्होंने उसी समय दृढ़ निश्चय कर दिया कि उन्हें संस्कृत का अध्ययन फिर से चालू करना ही है। चाह को राह। अपने निश्चय अनुसार मुनि कालू ने तत्काल ही सारस्वत का पूर्वार्ध कंठस्थ करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें किसी अध्यापक की आवश्यकता अवश्य थी और वे उसकी खोज में भी थे, किंतु उसके बिना भी वे अपने अध्ययन को रुकने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने समग्र पूर्वार्ध को थोड़े ही दिनों में कंठस्थ कर दिया। उन्हीं दिनों डालगणी का चुरू में पदार्पण हुआ। वहां बगड़ निवासी पंडित घनश्याम दास जी रहते थे। संक्षेप में लोग उन्हें धन्नु महाराज भी कहते थे। उनका वहां के सुराना परिवार से विशेष संबंध था। रायचंद जी सुराना वहां के प्रमुख श्रावक और सुराना परिवार के मुखिया थे। वे स्वयं संस्कृत के प्रति विशिष्ट रुचि रखने वाले होने के साथ ही पंडित जी के पास उसका अध्ययन भी करते थे। रायचंद जी ने मुनि कालू से भी पंडित जी का परिचय करवाया। वे उनसे बातचीत कर साधुओं के आचार व्यवहार से परिचित हुए और साथ ही प्रभावित भी। मुनि कालू ने उनके सामने संस्कृत अध्ययन की अपनी इच्छा व्यक्त की। पंडित जी ने उन्हें पढ़ाना तत्काल स्वीकार कर लिया और उसे अपना सौभाग्य माना। चाह को राह मिल ही जाया करती हैं, अतः मुनि कालू का संस्कृत अध्ययन फिर से सम्यक रूप से चालू हो गया। पंडित जी प्रतिदिन नियमित रूप से आया करते और बड़े परिश्रम से पढ़ाया करते। उनको मुनिश्री के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि वे निर्धारित समय के अतिरिक्त भी जब भी समय मिलता तभी आ जाया करते थे। सामायिक सेवा। पंडित घनश्याम दास जी ऐसे समय में अपनी सेवा प्रदान की थी जबकि तेरापन को उसकी महती आवश्यकता थी।
प्रारंभ में कुछ ईर्ष्यालु पंडित ने उन्हें उस कार्य से विरत करने के लिए नाना प्रयत्न किए। उन्हें यहाँ तक कहा गया कि जैनों को व्याकरण पढ़ाना तो सांप को दूध पिलाना है, किंतु वे उन सब बातों को इस प्रकार से पीते चले गए मानो उन्हें कुछ कहा ही नहीं गया। पंडित जी द्वारा की गई उस सामायिक सेवा की तुलना उस प्राणदायी प्रथम जल सेक से की जा सकती है जो मुरझाने की स्थिति के करीब पहुंचे पौधे को दिया जाता है। मुख वस्त्रिका बांधकर पंडित घनश्याम दास जी को एक और जहां ब्राह्मण पंडितों के विरोध का सामना करना पड़ा, वहां दूसरी ओर उससे भी बढ़कर स्थानीय स्थितियों से भी जूझना पड़ा। वे खुले मुंह से बोलकर ही पढ़ाया करते थे, अतः उनकी वह प्रवृत्ति तेरापंथ समाज में भी कुछ व्यक्तियों के लिए उहापोह का कारण बन गई। वह बात जब डालगणी के सामने आई तब उन्होंने रायचंद जी सुराणा को फरमाया, पंडित जी का खुले मुंह पढ़ाना नहीं चलेगा। रायचंद जी ने कहा, मैं उनसे बात कर लूंगा, मेरे कहने पर वे अवश्य मान जाएंगे और यत्ना से पढ़ाने लगेंगे। रायचंद जी का कथन सत्य निकला। पंडित जी मुनि कालू के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उनके लिए मुख वस्त्रिका बांधकर पढ़ाना भी उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया। उक्त घटना बतलाती है कि उस समय धर्म संघ में भी संस्कृत विद्या के लिए कोई अनुकूल वातावरण नहीं था। जब कोई अन्य मतावलंबी खुले मुंह से प्रश्न आदि पूछता तथा किसी प्रकार की बातचीत करता, तब उसे उत्तर देने तथा बातचीत करने में उस समय भी कोई बाधा नहीं थी। तब फिर संस्कृत पढ़ाने में ही वह प्रश्न उठाना उपयुक्त निष्कर्ष की ओर ही स्पष्ट संकेत करता है। उस समय पंडित जी की सेवा भावना और मुनि कालू के दृढ़ संकल्प ने उस स्थिति को सहजता से ही पार कर लिया। यदि दोनों में से किसी एक के भी विचार लड़खड़ा जाते तो संभव है वह अध्ययन वहीं स्थगित हो जाता। थका देने वाली प्रक्रिया। चुरु प्रवास में मुनि कालू का अध्ययन क्रम सुचारू रूप से चलता रहा। संवत 1961 का वह चातुर्मास संपन्न हुआ, तब दालगणी विहार कर अन्यत्र पधार गए। उस स्थिति में पंडित जी का सहयोग मिल पाना संभव नहीं रहा। मुनि कालू ने तब अपने ही अध्यावसाय के बल पर अध्ययन चालू रखने का निश्चय किया। बीच बीच में पंडित जी का भी आगमन होता रहा। निरंतर अध्ययन चालू रहने पर जितने स्वल्प समय में प्रगति की जा सकती है, उतनी ठहर ठहर कर चलने वाले क्रम में संभव नहीं होती। वस्तुतः अध्ययन की वैसी प्रक्रिया थका देने वाली होती है। मुनि कालू को उक्त नियम में अपवाद माना जा सकता है, क्योंकि वे न कभी थके और न अपने निश्चय से पीछे हटे। तेज या मध्यम जैसा भी जिस समय संभव हुआ, वे उस गति से प्रगति करते रहे। क्रमशः उनका संस्कृत अध्ययन पल्लवित होकर पुष्पित होने की ओर अग्रसर होता गया। आचार्य काल में अध्ययन। कालूगणी को अपने मुनि काल में जमकर अध्ययन करने का प्राय कम ही अवसर मिला। मुनि जीवन के पूर्वार्ध में अध्यापक का योग उपलब्ध नहीं रहा, तो उत्तरार्ध में वयस्कता के साथ कार्यों और दायित्व का भार बढ़ता गया। सर्वाधिक व्यस्तता में तो उन्हें तब रहना पड़ा जब आचार्य पद का दायित्व उनके कंधे पर आ गया। समूचे संघ की सुव्यवस्था करना और उसके हितों का ध्यान रखना उनका कर्तव्य हो गया। पद के अनुरूप ही व्यक्तित्व की सीमाएं विस्तृत हुई और कार्य क्षेत्र भी विशाल हुआ। सभी प्रकार के दायित्व का भार वहन करते हुए भी वे संस्कृत अध्ययन विषयक अपने निश्चय को भूले नहीं। उस युग में कंठस्थ करने की पद्धति चालू थी। बड़े बड़े ग्रंथों का कंठस्थ कर लिया जाता था। आचार्य श्री ने भी उस समय सिद्धांत चंद्रिका का उत्तरार्ध कंठस्थ किया। सारस्वत व्याकरण का पूर्वार्ध वे पहले ही कंठस्थ कर चुके थे। उन्होंने अपने आचरण से प्रमाणित कर दिया कि व्यक्ति संकल्प करे तो व्यस्तता के क्षणों में भी अध्ययन के लिए समय निकाल सकता है। उस दिनों वे प्रतिदिन के प्रवचन तथा अन्य कई अनिवार्य कार्यों के अतिरिक्त अपना अधिकांश समय अध्ययन में ही लगाया करते थे। आगंतुक व्यक्तियों से आवश्यक बातचीत तथा जिज्ञासा समन आदि कार्यों का भार मुनि मगनलाल जी पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार अथक परिश्रम के द्वारा उन्होंने संस्कृत भाषा पर अपना अधिकार किया। आचार्य अवस्था में विद्या अभ्यास के लिए
इस प्रकार जुट जाने का वह एक अनुपम प्रसंग ही कहा जा सकता है। उनका वह क्रम इस बात का एक सक्रिय उदाहरण था कि मनुष्य को आजीवन विद्यार्थी बने रहकर नई विद्याओं का अध्ययन करते रहना चाहिए। अगाध शास्त्रीय ज्ञान होने पर भी वे उसे संस्कृत के माध्यम से और अधिक गंभीर करना चाहते थे। केवल स्वयं के लिए ही नहीं, सारे संघ के लिए वे उसे अत्यंत आवश्यक समझते थे। उन्होंने संकल्प की पूर्ति के लिए जो परिश्रम किया वह उनकी व्यक्तिगत सफलता के लिए तो महत्वपूर्ण था ही, समस्त संघ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। वृक्ष और संस्कृत। कालूगणी अपने उद्देश्य में इतने एकरस हो गए थे कि प्रत्येक बात को उसी रंग में देखने लगे। आचार्य बनने के पश्चात एक बार स्वप्न में उन्हें एक सूखा वृक्ष दिखाई दिया। देखते ही देखते वह हरे पत्तों से लहला उठा। अगले ही क्षण वह पुष्पों और फलों से लदा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उस स्वप्न को व्याख्या करते हुए संतों से कहा, अब हमारे धर्म संघ में संस्कृत विद्या का सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। शीघ्र ही वह पुष्पों और फलों के भार से झुका हुआ होगा। उसके कथन का हार्द था कि साधुओं में अब संस्कृत भाषा की निष्णातता बढ़ेगी, प्राचीन ग्रंथों को समझने और नवनिर्माण की क्षमता आएगी। उनके उस स्वप्न ने शीघ्र ही फलीभूत होकर उनके कथन की सत्यता को प्रमाणित कर दिया। मुनियों का विद्याभ्यास। कालूगणी ने अपने आचार्य काल के प्रारंभ से ही संस्कृत भाषा को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया। नवदीक्षितों को संस्कृत अध्ययन की प्रेरणा देना उनका एक पवित्र कर्तव्य बन गया। उनके उस उदार दृष्टिकोण के फलस्वरूप अनेक मुनियों ने अध्ययन प्रारंभ किया। स्वयं कालूगणी उन्हें पढ़ाते। सारस्वत का पूर्वार्ध और सिद्धांत चंद्रिका का उत्तरार्ध पढ़ाने का क्रम निश्चित किया गया। उस समय ऐसा उत्साह का वातावरण बना कि चारों ओर व्याकरण का ही घोष सुनाई देने लगा। बढ़ते चरण। पठन पाठन के क्रम में ज्यों-ज्यों चरण आगे बढ़े त्यों-त्यों सारस्वत तथा सिद्धांत चंद्रिका के कतिपय स्थल अपर्याप्त प्रतीत होने लगे। आचार्यवर तब किसी बड़े व्याकरण का आधार लेने की बात सोचने लगे। उसी समय के आसपास मुनि मगनलाल जी यतियों के एक प्राचीन भंडार में पधारे। वहां उन्होंने व्याकरण की एक प्रति प्राप्त की। वह किसी महाव्याकरण की सौरकौमुदी नाम से प्रक्रिया थी। उसका अध्ययन किया गया और उसके कतिपय सूत्रों को छांटकर सिद्धांत चंद्रिका के समास आदि कुछ अप्राप्य स्थलों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। परंतु दो व्याकरण को मिलाकर पढ़ना अपने आप में एक झंझट का कार्य लगा। उससे जिज्ञासा की यथेष्ट तृप्ति नहीं हो पाती थी। अष्टाध्यायी की खोज। कालूगणी ने एक बार अध्ययन प्रसंग में फरमाया, यदि सारकौमुदी की अष्टाध्यायी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। व्याकरण और प्रक्रिया एक क्रम की हो तो उनके माध्यम से अध्ययन करने में सुगमता रहती है। उसके अति शीघ्र विकास होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कालूगणी का वह विचार बहुत स्वल्प समय में ही पूर्ण हो गया। भादरा के श्रावक रावतमल जी पारख के पास यतियों के प्राचीन पुस्तक भंडारों में से खरीदी हुई कुछ पुस्तकें थी। मुनि चंपालाल जी मीठिया जब भादरा गए तब उन्होंने उनका निरीक्षण किया। उनमें विशाल कृति गणी द्वारा विरचित विशाल शब्दानुशासन अष्टाध्यायी की एक प्रति थी। उसे देखकर उन्होंने सोचा, आचार्यवर को जिसकी खोज है वह शायद यही ग्रंथ है। उन्होंने उसे लिया और कालांतर में जब गुरु दर्शन के लिए आए तब भेंट के रूप में वह ग्रंथ उनके सम्मुख रखा। आचार्यवर ने उसे देखा तो आश्चर्य मिश्रित हर्ष प्रकट किया और उसे उस उपलब्धि के लिए उन्होंने उन्हें साधुवाद दिया। जो चाहा सो मिला। कालूगणी के जीवन में अनेक महत्ताओं में से एक महत्ता जनमानस को बहुत ही प्रभावित करने वाली थी कि उनको जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती, प्रकृति उससे पूर्व ही उसकी पूर्ति का सामान जुटाकर तैयार रखती। प्रकृति सदा उनके अनुकूल रही। उनके जीवन के वे स्वप्न जिन्हें उन्होंने स्वयं एक स्वप्न मात्र ही समझा था, सहज ही पूर्ण होते देखे गए। संस्कृत के विषय में भी उन्होंने जो स्वप्न देखा था या जो कल्पना की, उसकी पूर्ति अत्यंत सरलता से हो गई। संघ में संस्कृत भाषा का प्रवाह
आगे से आगे तीव्र से तीव्रतर गति पकड़ता चला गया। साधुओं का प्राथमिक व्याकरण ज्ञान हो चुका था। महाव्याकरण के अध्ययन का कदम तभी उठ सकता था जब कोई व्याकरण विशेषज्ञ अपना समय दे। संस्कृत साहित्य में प्रवेश पाने के लिए भी मानसिक भूमिका बन चुकी थी। आचार्य वर्ग शिष्य वर्ग का चतुर्मुखी विकास देखना चाहते थे। तेरापंथ के साधु साध्वियों की यह विशेषता रही है कि वे जिधर आचार्य का इंगित होता है उधर प्राणपण से आगे बढ़ने को तत्पर रहते हैं। इसलिए तेरापंथ के वायुमंडल में विकास के स्वर गूंजने लगे। कहना चाहिए कि कालूगणी में एक चुंबकीय आकर्षण था। उन्होंने जो चाहा वही सहजता से मिलता चला गया। पंडित रघुनंदन जी संवत 1974 1974 में सरदार शहर का चातुर्मास संपन्न करने के पश्चात कालूगणी का चूरू में पदार्पण हुआ। वहां के यति रावतमल जी बड़े श्रद्धाशील व्यक्ति थे। तेरापंथ के प्रति उनका अटूट धर्मानुराग था। संस्कृत भाषा के प्रति कालूगणी के अधिकाधिक झुकाव और फलस्वरूप साधुओं की उसी दिशा में बढ़ती हुई अभिरुचि से भी वे अच्छी तरह से परिचित थे। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेशांतर्गत सुनामई ग्राम के निवासी पंडित रघुनंदन जी शर्मा आजीविका की गवेषणा में वहां आए थे। यति जी का उनसे परिचय हुआ तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कालूगणी के समक्ष पंडित जी के विषय में बात चलाई और निवेदन किया कि ऐसे विद्वान मैंने कम ही देखे हैं। एक दिन में सैकड़ों श्लोकों की रचना कर लेना उनके लिए सहज बात है। तत्काल दिए हुए किसी भी विषय पर वे धारा प्रवाह श्लोक रचना कर सकते हैं। उनकी इस विशिष्ट शक्ति से प्रभावित होकर विद्वजनों ने उन्हें आशुकविरत्न की उपाधि प्रदान की है। इसके अतिरिक्त वे आयुर्वेदाचार्य भी हैं। उनकी योग्यताएं वस्तुतः चकित कर देने वाली हैं। वे संस्कृत के पारगामी विद्वान हैं। कालूगणी ने उनकी सारी बात सुन लेने के पश्चात छोटा सा उत्तर देते हुए फरमाया, कभी अवसर मिला तो ऐसे विद्वान व्यक्ति से अवश्य परिचय करना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने यति जी से यह भी कहा कि केवल बाहरी उपाधियों के प्रभाव में आकर ही तो कहीं आप उनकी इतनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। कई बार विद्वता कम और उपाध्याय के आधार पर आत्मविज्ञापन अधिक चल रहा होता है। वैसी स्थिति से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। यति जी ने कहा, वे युवक होते हुए भी अत्यंत धीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। आत्मविज्ञापन के विरुद्ध आत्मगोपन की प्रवृत्ति ही मैंने उनमें अधिक पाई है। उनकी विद्वता उनकी उपाधियों से कई अधिक है। मैंने आपके समक्ष उनके विषय में जो विवरण प्रस्तुत किया है वह बहुत संयत और संक्षिप्त ही है। कम से कम एक बार वे आपके संपर्क में आए, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। फिर मेरी बात में कितनी अत्युक्ति और कितनी अल्पोक्ति है ये आप स्वयं निर्णय कर लेना। यति जी पंडित जी से बहुधा मिलते रहते थे। एक दिन उन्होंने उनके समक्ष पूज्य कालूगणी का परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा, वे सुप्रसिद्ध जैनाचार्य हैं, तेरापंथ के नेता हैं। उनके अनुशासन में बहुत बड़ा संघ है। वे स्वयं विद्वान हैं और विद्यानुरागी हैं। विद्वानों को बहुत महत्व देते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उनसे अवश्य मिले। मैं साथ चलूंगा और आपको उनसे परिचित करा दूंगा। पंडित जी को जैन साधुओं के विषय में अनेक भ्रांतियां थीं। उनमें से कुछ तो आसपास के वातावरण से, कुछ अनुश्रुति से तथा कुछ धार्मिक असहिष्णुता के कारण इतस्तत लिखे गए अनर्गल विवरणों से पैदा हुई थी। उसके अतिरिक्त तेरापंथ के विषय में भी वहां आने के पश्चात किसी ने उन्हें भ्रांत कर दिया था। पंडित जी ने यति जी के कथन को सुना तो सही, पर उसमें कोई रुचि नहीं दिखलाई। वे यति जी का सम्मान करते थे, अतः उनकी बात को अस्वीकार करना भी कठिन था। फिर भी एक बार तो उन्होंने उनको टालने का ही प्रयास किया। यति जी को जब यह पता लगा कि उनको किसी के द्वारा भ्रांत किया गया है, तब उन्होंने थोड़ा स्पष्ट होते हुए कहा, सत्य और असत्य का ज्ञान परोक्ष से जितना किया जा सकता है उससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष से किया जा सकता है। आपने जैन धर्म और तेरापंथ के विषय में जो धारणाएं बना रखी हैं वे सब परोक्ष सूत्र से ही संबंध है। उन सब का प्रत्यक्ष के प्रकाश में
परीक्षण करने के लिए इससे बढ़कर अन्य उपयुक्त अवसर फिर कब मिलेगा? यदि वे सत्य हैं तो भी और असत्य हैं तो भी आप संपर्क करने के पश्चात अधिक निर्णायकता की स्थिति में हो जाएंगे। पंडित जी को यति जी का वह कथन ठीक लगा। उन्होंने कम से कम एक बार वहां जाने का निर्णय किया। यति जी ने दोनों ओर के उपयुक्त समय का निश्चय किया और फिर उन्हें अपने साथ लेकर आचार्यवर की सेवा में उपस्थित हुए। प्रारंभ में कुछ परिचयात्मक बातें चली। उसके पश्चात जैन धर्म और तेरापन के मूल सिद्धांतों से उन्हें अवगत किया गया। फिर पंडित जी के प्रश्नों का समाधान किया गया। इस प्रकार उनके मन की प्रत्येक भ्रांति का निराकरण हो गया। उससे वे बड़े संतुष्ट हुए। अपनी पूर्व भ्रमणाओं के प्रति पश्चाताप करते हुए उन्होंने आचार्यवर से निवेदन किया, मैं अंधकार में था, अब प्रकाश में आ गया हूँ। आचार्यवर भी पंडित जी की विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यति जी के कथन के अनुरूप ही पाया। अनुपम प्रायश्चित। पंडित जी बातचीत करने के अंतर जब अपने स्थान पर गए तो उसी दिन लगभग 3 घंटे तक एकांत में बैठकर उन्होंने साधु शतक की रचना की। कालूगणी के पास उन्होंने साधुचर्या की जो बातें सुनी थी उन्हीं को उसमें पद्यबद्ध किया था। वे दूसरे दिन फिर कालूगणी की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय वे अत्यंत भक्ति विभोर स्थिति में थे। प्रथम संपर्क भांत्र अवस्था का था, जबकि द्वितीय भक्त अवस्था का था। उन्होंने विनम्र मुद्रा में आचार्यवर के हाथों में वह पांडुलिपि दी। आचार्यवर ने पूछा, ये क्या है? पंडित जी, प्रायश्चित। आचार्यवर, किस बात का प्रायश्चित? पंडित जी, मेरे मन में अकारण जमे संदेहों का। मैंने साधु शतक की रचना के माध्यम से उनका प्रायश्चित किया है। यदि यति जी मुझे यहाँ नहीं लाते तो मेरे संदेहों का निराकरण नहीं हो पाता। मैं आपके और जैन संतों के प्रति घृणा से भरा रहता था। आपके संपर्क में आने से मेरी सब शंकाएं निरस्त हो गई। आचार्यवर ने 3 घंटे में निर्मित उस कृति का निरीक्षण किया तो पंडित जी की ग्रहण शक्ति पर मुग्ध हो गए। एक बार के संपर्क में उन्होंने साधुचर्या का इतना स्पष्ट बोध किया और उसे काव्य रूप में गुम्फित कर लाए। यह उनकी बौद्धिक क्षमता का एक उदाहरण था। उससे आचार्यवर के मन में उनके प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। उनकी प्रायश्चित विधि भी आकर्षक और अनुपम लगी। समय दान। पंडित जी ने अतीव नम्रता से निवेदन किया, मैं इतने दिन भ्रांत था, अतः कहने पर भी यहाँ नहीं आना चाहता था, पर अब चाहूंगा कि आपके चरणों में अपनी कुछ सेवाएं दे सकूं। मैं आपकी सेवा में अपना कुछ समय प्रस्तुत करता हूँ। आप जब चाहे तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। कालूगणी ने पंडित जी की उस प्रार्थना को बड़े आदर से स्वीकार किया और संस्कृत अध्यापन के लिए उनके समय का उपयोग करने का विचार व्यक्त किया। उसके पश्चात पंडित जी का प्राय प्रतिवर्ष सेवा हेतु आगमन होने लगा। वे अपना आयुर्वेद का कार्य तो करते ही थे, चातुर्मास काल में 2-3 महीनों का समय निकालकर आचार्यवर की सेवा में आ जाते और निष्काम भाव से अध्यापन कार्य में लग जाते। उनका ज्ञान बहुत विशद और विस्तीर्ण था। प्राथमिक अध्ययन पंडित घनश्याम दास जी और बड़े एवं गंभीर ग्रंथों का अध्ययन पंडित रघुनंदन जी करवाते। नए की कल्पना। पहल साधुओं का अध्ययन सारस्वत के पूर्वार्ध और सिद्धांत चंद्रिका के उत्तरार्ध के आधार पर प्रारंभ हुआ था, परंतु बाद में विशाल शब्दानुशासन की अष्टाध्यायी और सारकौमुदी नामक उसकी प्रक्रिया को प्रमुख रूप से पढ़ाया जाने लगा। संवत 1978 में लाडनू निवासी जयचंद जी बरमेचा के यहाँ से हेमचंद्राचार्य विरचित हेम शब्दानुशासन का एक प्रकाशित संस्करण उपलब्ध हुआ। पंडित जी ने मुनि भीमराज जी, मुनि सोहनलाल जी, मुनि कानमल जी और मुनि नथमल जी को उसका अध्ययन करवाया। यद्यपि वह सर्वांगपूर्ण व्याकरण है, पर उसके साथ कोई प्रक्रिया ग्रंथ नहीं होने से प्राथमिक ज्ञान के लिए पाठकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसलिए कालूगणी को विशाल शब्दानुशासन तथा सारकौमुदी की उपयुक्तता अधिक प्रतीत हुई। विशाल शब्दानुशासन में कुछ अपूर्णताएं थी, पर इस कार्य के द्वारा उसे पूर्ण बना लेने का निश्चय किया गया। आचार्यवर ने मुनि चौथमल जी को वह कार्य सौंपा। वे उसी व्याकरण के अध्येता थे। पंडित रघुनंदन जी का
उसमें आधोपांत सहयोग रहा। परिष्कार की उस प्रक्रिया ने व्याकरण के सूत्रों को इतना उलट पुलट कर दिया कि उसका वह नाम रखना उचित नहीं रह गया। तब यह कल्पना उभरी कि क्यों न इस कार्य को ऐसे नव्य व्याकरण के रूप में परिणित कर दिया जाए जिसमें प्राचीन सभी व्याकरणों का सारल्य तो हो लेकिन उनकी दुरूहताएं न हो। अंततः वह निश्चय आचार्य वर्ग को मान्य हो गया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे भिक्षु शब्दानुशासन की रचना में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्य क्षेत्र में मुनिजनों को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य श्री क्या करते थे, कालूगणी ने क्यों कहा, यह तो प्राथमिक सफलता है, अभी बहुत शेष है। पंडित जी ने सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के बारे में क्या कहा और आचार्य श्री कालूगणी ने उसका क्या प्रत्युत्तर दिया। शास्त्री चंद्रशेखर जी को अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने क्या किया। ओम अरहम।